शुभोदय। मैं चंद्रकला हिंदी अध्ययन विभाग से गोपाल स्वामी पीयू कॉलेज। आज मैं सूखी ढाली पाठ के 5वां भाग पढ़ा रही हूँ। 5वां भाग में चरित्र चित्रण है दादा परेश। विषय है बेला की मानसिक दशा का वर्णन। दादाजी ने परेश को समझाने के विचार पर 5वें भाग में अध्ययन करने जा रही है। बच्चों, पिछले भाग में हम लोग अध्ययन कर चुके थे कि बेला के संबंधित विचारों को। दादाजी के मंझला बेटा करमचंद यह बता चुके थे कि बेला यानी परेश की पत्नी इस घर से अलग होना चाहती है। दादाजी एक सम्मिलित परिवार के पक्षपाती होने के नाते ये कैसे सह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमें पता है दादाजी इस परिवार के मुखिया है और दादाजी व्यवहार और स्वभाव से बरगद पेड़ के समान महान है। वह हमेशा इस घर परिवार से इतना जुड़े हैं और इतना प्यार करते हैं और इतना हमेशा सोचते हैं कि ये घर परिवार एक पेड़ में रहे ढाली के समान बड़े फले फूले। लेकिन बेला के संबंधित विचारों को देखकर ना ही वो डरे ना ही वो पीछे हटे, बल्कि दादाजी संयमी होने के नाते इस समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बच्चों, दादाजी इस समस्या का समाधान आज कैसे करेंगे? 2 बातों पर अध्ययन करने जा रही है। एक, दादाजी जब परेश अपने पत्नी के विचारों को लेकर दादाजी के सामने आते हैं, तब दादाजी बेला के मानसिक दशा का चित्रण करते हुए परेश को कैसे समझाते हैं। परेश वो मनाकर इन विचारों से बाहर कैसे आते हैं, आज के अध्ययन के संदर्भ में यह सीखने जा रही है। पेज नंबर 144। बच्चों देखिए, पेज नंबर 144 में पात्र चित्रण के आधार पर दादा है। दादा वही बरामदा में तकिए के सहारे बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रही है और पिछले कहे गए करमचंद के विचारों को परेश के सामने बताते हुए यह बता रही है, मुझे करमचंद से अभी पता चला है कि तुम्हारी बहू को रजाई के अब्रे और मलमल का तान पसंद नहीं आया। तुम्हारे ताऊ टहरे पुराने समय के आदमी, वे नहीं फैशन की चीजें खरीदना क्या जाने। जब भी तो मैं कहता हूं कि छोटी बहू को बाजार ले जाओ, वह स्वयं अपनी पसंद की चीजें ले आएगी। दादाजी मंझला बेटा करमचंद कहे गए विचारों को दोहराते हुए यह कह रहे हैं, जो दादाजी सबके लिए मलमल के थान रजाई के हबरे ले आए थे, लेकिन बेला उसे स्वीकार नहीं कर चुकी थी। करमचंद यह बता रहे थे कि दादाजी अब करमचंद को लेकर यह बता रही है कि यानी ताऊ जी करमचंद पुराने ख्याल वाले हैं। आज उन्हें क्या पता आधुनिकता की स्थिति और आधुनिकता की स्थिति में पले हुए लड़कियों के विचार। लेकिन बेला तो आधुनिक स्थिति में पली हुई लड़की है। उनके विचार हमसे बढ़कर होते हैं, हमसे अलग होते हैं, हमसे भिन्न होते हैं। उनके विचारों को न जानकर ताऊ जी उसे रजाई के अब्रे दे चुके हैं। उसका मन नहीं लगा होगा, ना ही उसे पसंद भी ना होगा। इसलिए उसे हम निंदा करने के बदले यह हमें समझाना होगा कि
उसके मनपसंद चीज़ों को उसे खुद बाजार ले जाकर उसे खरीदारी करने के लिए छोड़ना होगा। तो दादाजी परेश को यह समझा जा रही है कि तुम पत्नी बेला को लेकर बाजार जाओ और बाजार में उनकी मनपसंद चीज़ों को खरीदारी करने के लिए छोड़ो। परेश दादा के कहे गए बातों को मान लिए। जी, दादा फिर दोहरा रहे हैं, और मैं सोचता था कि अब बहू आ गई है तो इंदु का दहेज तैयार करने में भी सहायता होगी। दादाजी के आकांक्षा यह है कि अब बेटा का यानी पोता परेश का शादी हो चुका है, अब पोती का शादी भी करना चाहिए। पोती की शादी के लिए पूरी तैयारी आज आई हुई सुसंस्कृत सुशिक्षित लड़की बेला करेगी। बेला आज की आधुनिक स्थिति के तौर पर जीने वाली है और उस स्थिति गति के अनुसार वो ऐसा ही शादी का पूरा जवाबदारी पूरा ले लेगी, पूरा जिम्मेदारी लेकर ऐसा काम करेगी। परेश बता रही है, जी मैं इसलिए आया था। परेश कुछ कहना चाहते हैं और मैं इसलिए आया था कहा। तुरंत दादाजी कहा, हाँ हाँ कहो, झिझकते क्यों हो, क्यों झिझक रहे हो, बोलो। परेश जी बात यह है कि इस घर में बेला का मन नहीं लगता। तो परेश कहते हैं कि बेला का मन इस घर में नहीं लग रहा है। तो पिछले भाग में दादाजी एक विचार पर महानता के विचार के संबंध यह कह चुके थे कि महानता किसी से मनवाई नहीं जाती, उसे अनुभव कराना पड़ता है। तो मन लगाना नहीं है, मन खुद को लगना चाहिए। खुद को लगने के लिए उसका मन हम सबको बहलाना चाहिए। तो ये विचार के संबंध दादाजी यह बताते हैं कि इतनी जल्दी उसका मन कैसे लग सकता है बेटा, अभी क्या दिन हुए हैं उसे आए, और फिर बेटा मन लगता नहीं लगाया जाता है। अगर बेला की मन नहीं लगता है तो उसे लगाना पड़ता है, यानी हमें उसे समझाना पड़ता है, बुझाना पड़ता है, तब उसका मन लग सकता है। लेकिन परेश ने लाखों बार इस विचार के संबंध उसे समझाने के लिए कोशिश भी कर चुके थे। जैसे कि हम लोग फर्नीचर के मामले में परेश ने अपनी पत्नी को इतना समझाने बुझाने पर भी बेला अपना जिद नहीं छोड़ी थी। पूरा पुराने फर्नीचरों को अपने कमरे से हटाकर बाहर रखती थी। तो इसलिए परेश यह बता रही है कि हाँ मैं तो समझाया था लेकिन वो तो नहीं समझ पाई है। दादाजी बता रहे हैं तो हमें उसका मन लगाना चाहिए। वह एक बड़े घर से आई है। दादाजी यह समझा रहे हैं बेला पढ़ी लिखी लड़की है, सुसंस्कृत है, सुशिक्षित है और इकलौती है, अपने पिता की इकलौती बेटी है और कभी नाते रिश्तेदारों से मिली जुली है। क्योंकि हमें पता है बेला सम्मिलित परिवार से पली लड़की नहीं है। इस भीड़ भाड़ से वह घबराती होगी, यानी इकलौती होने के नाते इस सम्मिलित परिवार में कई सदस्य हैं, इस भीड़ भाड़ से वो घबराती होगी। इतने कोलाहल से वह ऊब जाती होगी, उसका मन कैसे लग सकता है। इन लोगों को देखकर उसका मन ऊब गया होगा। हम सब मिलकर इस घर में उसका मन लगाएंगे। अब हमारा काम क्या है, अगर बेला का मन नहीं लग रहा है तो उसे लगाने के लिए हम सब कोशिश करेंगे। क्योंकि दादाजी संयमी होने के नाते समस्या का समाधान उलझने के लिए नहीं छोड़ रही है, बल्कि उलझाने के बदले सुलझाने के लिए अति आवश्यक समय का निर्णय लेते हैं और ऐसी निर्णय लेते हैं जो किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचाए जाते हैं। परेश उसे कोई भी पसंद नहीं करता। परेश का शिकायत है, परेश शिकायत कर रहे हैं।
इस घर वाले उसे पसंद नहीं करते, उसकी निंदा करते हैं। अभी मेरे पास माँ, बड़ी ताई, मंजली ताई, बड़ी भाभी, मंजली भाभी, इंदु, रजवा सब आई थी। मेरे पास घर वाले सब मेरे सामने आकर जम गए थे और शिकायत करते थे। क्या करती थी? ताने देती थी, बेला को ताने देती थी, किंतु उसके हाथ बिक गया है तो उसे कुछ नहीं समझाता। इधर वह उन सबसे दुखी है, कहती है सब मेरा अपमान करती है, सब मेरी हंसी उड़ाती है। बेला की शिकायत है कि सब घर वाले बेला की निंदा करती है और सब उसे अपमान करती है, सब उससे हंसी उड़ाती है और उनकी समय नष्ट करती है। महसूस करती है कि ये उनका घर नहीं है, ये घर वाले अपने नहीं है बल्कि पराये लोग हैं। बेला के लिए निंदा करने की स्थिति, हंसी उड़ाने की स्थिति और ये घर वाले उसे पराये समझने की स्थिति, ये सब उनका शिकायत है। अपना एक भी मुझे दिखाई नहीं देता, आप मेरी माने तो यहाँ घर वाले कोई भी मेरे नहीं है, सब पराये हैं। दादाजी यह सुनने के बाद हाँ कहो परेश। बात यह है कि वह आज़ादी चाहती है। दूसरों का हस्तक्षेप, दूसरों की आलोचना उससे बिल्कुल पसंद नहीं है। परेश बेला के विचार यह बता रहे हैं दादाजी के सामने। बेला अब आज़ादी चाहती है और दूसरों के हस्तक्षेप, आलोचना उसके जीवन में बिल्कुल पसंद नहीं करती है। दादाजी फिर उखा गुड़गुड़ाते हुए बता रहे हैं, वे समझाती है कि वह छोटी बहू है, इसलिए सब उसकी आलोचना करना, उसे आदेश देना अपना कर्तव्य समझते हैं। दादाजी परेश को यह समझा रही है, बेटा वे लोग क्या समझते हैं, बेला को छोटी समझते हैं। इस घर की छोटी बहू है ना, इनसे सब बड़े हैं और सब बड़े लोग क्या करते हैं, छोटों को हमेशा आदेश देते हैं, आज्ञा करते हैं, बस उसे करना होगा। तो ऐसे ही आदेश देकर अपना कर्तव्य समझकर उनके ऊपर दबाव डाला होगा। उनका उन लोगों के आलोचना बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि वे लोग सोचते हैं हम सब से छोटी होने के नाते उसे अपने आज्ञाओं का पालन करना होगा। यह गलत नहीं है। गलत क्या है आखिर, देखिए। फिर दादाजी हुक्का गुड़गुड़ाते रहते हैं। परेश अपने बातें आगे बढ़ा रही है और वह अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती है। बेला क्या चाह रही है, अलग गृहस्थी, जहां उसे कोई रोकने वाला ना हो, जहां वह स्वेच्छापूर्वक अपना जीवन बिता सके। तो बेला को यह बिल्कुल पसंद नहीं है दूसरों के आलोचना और दूसरों के हस्तक्षेप। तो वे चाहती क्या है, वे चाहती है स्वेच्छापूर्वक जिंदगी, आजादी की जिंदगी बिताना चाहती है। तो दूसरों के हस्तक्षेप, आलोचना बिल्कुल उसे पसंद नहीं है। वह चाहती है कि यदि भाग वाला मकान उसे मिल जाए तो वह सुख और शांति से रहे। वे चाह रही है अगर भाग वाले मकान उसे मिल जाए तो वह उसके गृहस्थी निभाएगी। मैं तो सदैव यहाँ बना रहा न रहूँगा, कुछ ही दिनों की बात है। अब परेश बताने जा रही है कि कुछ ही दिनों का समय है, क्योंकि मेरी तब्दीली होने वाली है, यानी परेश का ट्रांसफ़र होने वाला है। उतने दिनों को यदि आप भाग वाले मकान का प्रबंध कर दे, उसकी सारी उद्विग्नता, अन्य मनस्कता, तिलमिलाहट में उसकी यही इच्छा काम करती है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं? अगर आप
कृपा करके मुझे भाग वाला मकान दे दे तो मेरी पत्नी बेला की स्थिति यानी जो उनकी स्थिति उद्विग्नता है, अन्य मनस्कता का स्थिति है, वो दूर हो जाएगी। वो शांतिपूर्वक, स्वेच्छापूर्वक, आज़ादी से अपना ज़िंदगी, यानी कुछ ही दिनों का बात है मेरा ट्रांसफ़र होने तक मैं भाग वाले मकान में रहना चाहूँगा। आप कृपा करें तो मैं और मेरी पत्नी बेला उस घर में शांतिपूर्वक कुछ दिनों तक जीवन बिताएंगे। दादा यह बात सुनते ही चुपचाप तो यानी कुछ ही क्षणों तक वो कुछ नहीं बोल सके, क्योंकि उसके दिल को ऐसा धक्का लगा। वो कभी भी नहीं चाहते थे, सपने भी यहाँ नहीं सोचते थे कि इस सम्मिलित परिवार से एक सदस्य अलग हो जाए, इस बरगद पेड़ से एक डाली अलग हो जाए, कभी भी नहीं चाहते थे। लेकिन ऐसा संदर्भ उस घर में आ गया। दादाजी अब परेश को समझा रहे हैं, यो तो इस झंझट से छुटकारा पाने का सरल उपाय यही है कि तुम्हें भाग वाला मकान दे दिया जाए। तो बेटा समस्या बड़ा नहीं होता, क्योंकि हर समस्या का सुलझाव एक ही उपाय नहीं है जो हम घर से अलग हो जाएं। यह नहीं है, इसका समाधान और भी हो सकता है। और अभी मैं उससे किसी तरह का काम लेने का भी इरादा नहीं रखता। पर तुम जानते हो बेटा, मेरे जीते जी यह असंभव है। तुम्हें पता भी होगा, जब तक मैं इस परिवार में जीवित रहूं तब तक इस परिवार से एक भी सदस्य इस दरवाजे से बाहर कदम नहीं रख सकते, ना ही इस घर परिवार से अलग हो सकते हैं। मेरा विचार हमेशा आप लोगों को पता है, ये परिवार बरगद पेड़ के एक महान वृक्ष है। इस वृक्ष में हर सदस्य ऐसे बड़े, ऐसे फले, ऐसे फूले, ये मैं हमेशा चाहता हूँ। कभी भी टूट वृक्ष की तरह मेरा परिवार बने, ये मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो बता रहे हैं, मैं जब अपने परिवार का ध्यान करता हूँ तो मेरे सामने वट का महान पेड़ घूम जाता है। शाखाओं, पत्तों, फलों, फूलों से भरा पूरा। और फिर मेरी आंखों के सामने इस महान वृक्ष की डालियां टूटने लगती है। वह केवल ठूंठ रह जाता है और मैं सिहर उठता हूँ। तो बिल्कुल मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि ये परिवार ठूंठ वृक्ष की भांति खड़े रहे। मैं हमेशा यह चाहता हूँ, ऐसा महान वृक्ष बने जो इस पेड़ में पत्ते हो, डालियां हो और फूल हो, फल हो, और हमेशा ये सुगंध भरा हवा इस घर परिवार में हमेशा बहाता रहे। अगर कभी भी मैं कल्पना करूं इस घर परिवार से एक व्यक्ति अलग होना चाहते हैं तो मैं सिहर उठता हूं। ना बेटा, मैं अपने जीते जी यह सब ना होने दूंगा। तुम चिंता ना करो, मैं सबको समझा दूंगा। घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार करने का साहस ना होगा। बेटा, अब तुम्हारे मन में एक बात तो है, इस घर परिवार से अलग होना और भाग वाले मकान में रहना, लेकिन ये बिल्कुल तुम उस सोच को छोड़ना होगा, क्योंकि मेरे रहते हुए इस घर परिवार में एक भी सदस्य अलग नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इस घर परिवार वालों को बहुत कुछ समझा दूंगा। क्या समझा दूंगा? कभी भी तुम्हारे पत्नी को तिरस्कार के भाव से, घृणा के भाव से देखने का साहस अब से नहीं करेंगे और उनके समय को कभी भी नष्ट नहीं करेंगे। ईश्वर की अपार कृपा हमारे परिवार में पर होने के कारण आज हमारे घर परिवार में सुशिक्षित, सुसंस्कृत बहू आई है। तो हम कभी भी मूर्खता के साथ यह नहीं कर सकते
कि ऐसे सुशिक्षित सुसंस्कृत लड़के को घर से बाहर होने का संदर्भ कभी भी हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। तुम जाओ बेटा, किसी प्रकार की चिंता को मन में स्थान ना दो, मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा। तुम विश्वास रखो, वह अपने आप को परायों से गिरी अनुभव न करेगी। उसे वही आदर सत्कार मिलेगा जो उसे अपने घर में प्राप्त था। आज से मैं वादा करता हूँ, ये घर परिवार वाले कभी भी उसे ऐसी दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से नहीं देखेंगे, ना ही निंदा करेंगे, उसकी समय नष्ट नहीं करेंगे और उन पर ऐसे पराये जैसे व्यवहार बिल्कुल नहीं करेंगे। आज से मैं अपने घर वालों को यह समझा दूंगा कि आज से बेला के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं व्यवहार करेंगे, ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि बेला के मानसिक दशा पर ऐसा ठेस पहुंचाए जाए। हाथ से बिल्कुल यहाँ के घर वाले उनके साथ अपने जैसे व्यवहार करेंगे। तो विश्वास रखो, तुम बिल्कुल मन से जो भी गलत विचार है उसे छोड़ो, हाथ से तुम तुम्हारा काम करो। मैं बेला के संबंधित विचारों से इस घर वालों को अपने जैसे व्यवहार करने के लिए बता दूंगा। तो इस तरह दादा परेश को समझा बुझाकर मना कर उससे वहाँ से निकाल देते हैं। तो इसी के साथ आज के अध्ययन के संबंधित दो विचार, बेला की मानसिक दशा और दादाजी बेला इस घर परिवार से जाने के संबंधित विचार से जो परेशानियां लेकर दादा के सामने आते हैं, तो दादाजी परेश को कैसे समझा बुझाकर उसके मन में रहे गलत विचारों को कैसे निकाल देते हैं, आज के विचार में अध्ययन कर चुके हैं। बच्चों, प्रश्नोत्तर पर देखेंगे तो दो प्रश्न आते हैं, वे है 14 प्रश्न, दादाजी ने परेश से छोटी बहू को कहाँ ले जाने के लिए कहा? उत्तर है बाजार। 15 प्रश्न, किसे दूसरों का हस्तक्षेप और आलोचना पसंद नहीं है? उत्तर है बेला। आज के मानसिक दशा और दादाजी ने क्या समझाया, इन पर 5-6 वाक्यों पर आपको उत्तर लिखना होगा। आज के पूरा सार यानी भाग 5वें भाग के सार पढ़कर उसका उत्तर बना के रखिए। तब तक कल की क्लास तक आपके लिए धन्यवाद।